नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ने जाएंगे, जो कि हमारा मंथ रहेगा जून और लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लेक्चर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लेक्चर 1 का, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज मुशांकवा सैंतियंसिस रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में समाचारों में देखी गई मुशांकवा सैंतियंसिस क्या है? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, न्यूली डिस्कवर्ड फॉसिल्स ऑफ डायनासोर स्पीसीज, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है। ये इस डायनासोर्स का लेग वाला हिस्सा है। ठीक है, इसे ही मुसांकवा सैंटेसिस कहा गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए, मुसांकवा जो है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, मुसांकवा जो है ये रिप्रेजेंट करता है डायनासोर्स के फोर्थ स्पेसिस को, फोर्थ स्पेसिस को। ठीक है, और यहाँ पर जो सेंटेसिस दिया गया है, सेंटेंसिस, ये जो है इस डायनासोर्स के लेग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मुशांकवा जो है ये फोर्थ स्पीसीज है डायनासोर्स का, और सेंटेसिस जो है ये इसके जो लेग वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये देखिए ये लेग वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये इसके लेग वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इसके लेग वाले हिस्से को नाम दिया गया है ये वाला सेंटेसिस। ठीक है, और ये कौन से कंट्री में फाउंड किया गया है? ये जिम्बाब्वे कंट्री में फाउंड किया गया है। इससे पहले ये साउथ अफ्रीका में इसी का स्पीसीज फाउंड किया गया था कुछ साल पहले। तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, होलोंगापर गिब्बन सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहे होलोंगापर गिब्बन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, असम में। यह है वो गिब्बन, याद रखिएगा, ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट गिब्बन है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि असम राज्य में देखा गया है। मूव करेंगे आगे की तरफ। व्हाट इज अ सार्कोफेगस रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में खबरों में देखा गया सार्कोफेगस है क्या? अ डेकोरेटेड कॉफिन और कंटेनर। देखिए, ये एंशिएंट टाइम में इस तरह के कंटेनर बनाकर तैयार किए जाते थे। ठीक है, ये उस समय का एक कलाकृति था। और ये कौन कौन देश से जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था इजिप्ट से, ये जुड़ा हुआ था रोम से, इटली की राजधानी रोम, ये जुड़ा हुआ था एथेंस से। ठीक है, तो इन सभी के एंशिएंट यानी प्राचीन काल से ये जुड़ा हुआ था। इसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस किए गए हैं, मतलब इंस्क्रिप्शन कर कर उस पर डिजाइन तैयार किया गया था, और उसे ही डेकोरेटेड कॉफिन और कंटेनर का नाम दिया गया था। ठीक है, यही है सार्कोफेगस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मिड ईयर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आल्सो नॉन एज 60th मीटिंग ऑफ सब्सिडरी बॉडी, जिसे संक्षिप्त रूप में SB60 कहा जाता है, रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? हाल ही में कौन से कंट्री में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसे जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, अब देखिए जर्मनी का कैपिटल भी हम लोग देखते हैं। जर्मनी का कैपिटल है वो है बर्लिन। याद कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ पैर कोई भी अंग जल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बोरोलिन लगाते हैं। तो जर्मनी से आपको जलने वाला वर्ड याद आएगा तो बोरोलिन आपको याद आएगा, अब बोरोलिन से आपको बर्लिन याद आएगा। तो इस तरह से आप कैपिटल याद कर सकते हैं काफी आसान तरीके से। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कंट्री कैपिटल को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। बहुत जल्द वो वीडियो आपके चैनल पे आ जाएगा और आप लोग उसे देखिएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू रिसेंट गवर्नमेंट डेटा, इंडिया गॉट द हाईएस्ट FDI फ्रॉम विच कंट्री इन 2023 एंड 2024? 2023-24 में भारत में आंकड़ों के हिसाब से कौन सा देश सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? वो है सिंगापुर। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
ये फुल फॉर्म होता है एफडीआई। एफडीआई भी दो तरह के होते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसे हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है। मान लीजिए किसी दूसरे देश का पूंजीपति हमारे देश में आकर पूंजी लगाता है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इससे हमारे देश का जीडीपी भी बढ़ता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बाहर का देश का कंपनी या फिर बाहर के देश का पूंजीपति हमारे देश के शेयर को परचेस करता है, उसे फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि कोई बाहर देश का जो परचेजर होता है, पूंजीपति होता है, वो हमारे देश में प्लांट, फैक्ट्री, मशीनरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों को परचेस करता है, ठीक है। लेकिन फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि बाहर के देश के जो पूंजीपति होते हैं वो हमारे देश के शेयर्स को परचेस करते हैं, इसे फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। आशा करूंगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ वे ऑफ जनरेटिंग नॉन इन्फेक्टियस निपा वायरस लाइक पार्टिकल्स, जिसे संक्षिप्त रूप में VLPS भी कहा जाता है, इन द लेबोरेटरी। ऑप्शन रहेगा आपका सी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी। निपा वायरस जो है वो बैट से होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। दिनेश कार्तिक जो है हाल फिलहाल में रिटायरमेंट ले चुके हैं क्रिकेट से। वो कौन से खेल से बिलोंग करते हैं? सॉरी, मैंने ऑप्शन तो बता ही दिया, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, तो आप लोग देख सकते हैं दिनेश कार्तिक जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद गुरुग्राम साइबर पुलिस फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। इनमें से कौन सा संगठन जो है साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए जुपी। जुपी जो है वो एक ऑनलाइन लूडो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम को चला रहा है। चलिए मूव करते हैं। रिसेंटली विच इंडियन शटलर वॉन द टाइटल एट बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी तन्वी शर्मा, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 10वां आपके स्क्रीन पर, विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024। किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी की है? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक गल्फ कंट्री है। अब आइए इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक और चीज इसी से रिलेटेड। भारत में, इंडिया में 2018 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किया गया था, ठीक है। जिसका थीम क्या था ये भी हम लोग देख लेते हैं। थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका थीम था, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। H5N2 वायरस समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच डिजीज। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला H5N2 वायरस किस बीमारी से संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये बर्ड फ्लू से संबंधित है, ठीक है। इसका पहला केस जो है वो मैक्सिको में देखा गया। कहाँ देखा गया? मैक्सिको में देखा गया है, और इसके वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। और ये कौन से वायरस से होता है? ये कौन से वायरस से होता है? वायरस का नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है, जिसे हम लोग H5N2 के नाम से अभी समझ रहे हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिल्डिंग बेटर्स इंडिया पर टू सुपीरियर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जिसे संक्षिप्त रूप में GTRI भी कहा जाता है। देखिए इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होंगे उसमें वो सुपीरियर क्वालिटी देंगे। ऐसा नहीं है कि आज बनाया 2 साल बाद वो ध्वस्त हो गया, टूट गया, खराब हो गया। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ही होना चाहिए, इसका मतलब ये है, और सालों सालों तक टिकना चाहिए। यही है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, जो कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा जारी किया गया है। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में समाचारों में देखी गई ड्यूटी ड्रॉबैक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आइए देख लेते हैं। टू रिबेट द इंसिडेंस ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन मटेरियल्स यूज्ड इन एक्सपोर्टेड गुड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ग्रेटर एडजटेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग टू विच स्पीसीज? ग्रेटर एडजुटेंट जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये स्टॉर्क प्रजाति से संबंधित है और ये रहा वो पक्षी। ये क्यों न्यूज में देखा गया? क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में काउंट किया गया है। चलिए अब ये इंडेंजर्ड और डेंजर्ड स्पीसीज जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन तय करता है ये भी हम लोग देखेंगे। इसको जो तय करता है वो तो नाम, उसका नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे हम लोग संक्षिप्त रूप में IUCN के नाम से जानते हैं। यही तय करता है कि कौन से प्रजाति जो है वो इंडेंजर्ड है या फिर डेंजर्ड स्पीसीज में है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर फैक्ट क्या है? इसको कब फाउंड किया गया? 5 अक्टूबर 1948, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइप अगर पूछा जाए तो क्या टाइप है? टाइप है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकता है वो है इसका हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर जो होगा वो होगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, इतनी सारी जानकारी इस क्वेश्चन से। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। शॉलोस क्लॉस चिलिमा who recently passed away in a plane crash was the vice president of which country? देखिए सोलोस कॉलम चिलिमा जो है हाल फिलहाल में विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया था और वो कौन से देश के उपराष्ट्रपति थे, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये मालावी देश के उपराष्ट्रपति थे। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। हाल फिलहाल में प्लेन क्रैश में इनकी देहांत हो चुकी है। मालावी जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक कंट्री है, ये भी आपको याद रखना है। और इससे जुड़ी और भी कुछ फैक्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अफ्रीका से 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं, 3 लैटिट्यूड लाइंस। सबसे पहले इक्वेटर, दूसरा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए इसे कर्क रेखा कहा जाता है, इसे मकर रेखा कहा जाता है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसे ही 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हम लोग कहते हैं और इसे 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हम लोग कहते हैं। तो इसे हिंदी में कर्क रेखा और इसे मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, एकमात्र अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों रेखा होकर गुजरती है। ये और ये मध्य वाला इक्वेटर है, ऊपर वाला जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये जो है नीचे वाला इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जिसे हिंदी में मकर रेखा कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। चलिए मूव करेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 16वां क्वेश्चन। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA संक्षिप्त रूप में इसे कहा जाता है हैज डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइए देख लेते हैं। 2025 को इन्होंने क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में मनाने के लिए कहा। अब आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। देखिए ये यूनाइटेड नेशंस का एक अंग है जनरल असेंबली। ठीक है, तो कौन कौन से अंग है? टोटल इसके 6 इंपॉर्टेंट अंग है, भाग है। देखते हैं कौन कौन। सिक्योरिटी काउंसिल 1, सेक्रेटरीट 2, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 2, ट्रस्टीशिप काउंसिल 4, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 5,
जनरल असेंबली, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसके 6 अंग होते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के कितने अंग होते हैं? तो यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 ऑर्गन्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर सभी के नाम दिए गए हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली मोहन चरण मांझी वाज शॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में मोहन चरण मांझी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? देख लेते हैं, उड़ीसा। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये 15वां 15th चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। इससे पहले 14 चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं उड़ीसा के। इसके पहले कौन चीफ मिनिस्टर थे, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसके पहले थे नवीन पटनायक। 14th चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, ये 14वें चीफ मिनिस्टर थे, जो कि बीजू जनता दल बीजेडी पार्टी से बिलोंग करते थे। अब ये नहीं रहे हैं चीफ मिनिस्टर, अब इनके जगह पर कौन आ गया है? मोहन चरण मांझी जी, जो कि 15वें चीफ मिनिस्टर। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? स्थान रहा है 129। टोटल 134 काउंट किया गया था। टोटल 134 में भारत का जो स्थान रहा है वो है 129। देखिए यहाँ पर दिया गया है जेंडर गैप इंडेक्स पैरामीटर। कहने का मतलब है, देखिए इस चीज को समझिए कि जेंडर गैप इंडेक्स होता क्या है। जेंडर गैप इंडेक्स वो चीज होता है जिसमें पुरुष और महिला का भागीदारी जो है वो समान रूप से होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या कुछ और अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो हेल्थ एंड सर्वाइवल हो, चाहे वो पॉलिटिकल। ये जितने भी सेक्टर्स मैंने आपको अभी पढ़ाया, इन सभी में पुरुष और महिला का भागीदारी एकदम समान होना चाहिए। इसे ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कहा गया है। अब आइए, इसे पब्लिश कौन करता है? इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो है इसे पब्लिश करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। संस्थापक जो है क्लाउस श्वाब जी है, मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष बोगरे ब्रेड है, स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी। अब इसके अलावा देखिए भारत का पोजीशन जो है 2021 से लेकर 2023 तक में क्या क्या रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2021 में भारत का जो स्थान रहा है 122 आउट ऑफ 193। 2022 में 108 स्थान रहा है 193 में। 2023 में 127 स्थान रहा है 146 में। ठीक है, 146 में 127वां स्थान रहा है। अभी 2024 में प्रेजेंट में 134 कंट्री में 129 स्थान। आशा करूंगा यहाँ तक कोई दिक्कत न हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत हम लोग करते हैं, तो आपका प्यार जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब के रूप में आना चाहिए। चलिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? हाल ही में अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन में आप जितने भी देख रहे हैं, मनोज मुकुंद नरवणे, विक्रम सिंह, विजय कुमार सिंह, ये सारे के सारे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वो है उपेंद्र द्विवेदी। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिकल सिस्टम टू ऑर्गेनाइज द प्राणा कॉन्फ्रेंस? प्राणा कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिकल सिस्टम ने इनमें से किस संस्था के साथ जो है भागीदारी की है? ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आइए देख लेते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसका जो गठन हुआ था, स्थापना नवंबर 1945 में हुआ था। मुख्यालय की अगर बात करें यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जो है टी जी सीताराम है। सचिव सदस्य राजीव कुमार है। उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर अभय जेरे है। मुख्य अंग उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है वो उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय के नीचे काम करता है। यानी इसको देखता कौन है? शिक्षा मंत्रालय देखता है। शिक्षा मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ये भी आपको याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान जी है। मेरे चैनल पर नए जो है वो
मिनिस्ट्री लिस्ट जो अभी तैयार हुआ है उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। नए नए मिनिस्टर्स जो है अभी चेंज किए गए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में। चलिए मूव करेंगे। 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विथ ₹100 करोड़ इन्वेस्टमेंट। 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये इनमें से कौन से राज्य में बनाया जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में से बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन 22वां, व्हाट इज xylitol रिसेंटली सीन इन न्यूज। हाल ही में समाचारों में देखा गया xylitol क्या है, आइए देखते हैं। xylitol एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। चलिए अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हल्ला थॉमसडोटिर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में हल्ला थॉमसडोटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था 2024 का, इसमें नंबर 1 पोजीशन किसका था, इसका नंबर 1 पोजीशन था आइसलैंड का। ठीक है, आइसलैंड नंबर 1 पोजीशन पे था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए आइसलैंड कहाँ पर है, ये रहा आइसलैंड। ठीक है, ये रहा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये है अटलांटिक ओशियन, इसे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कहा जाता है। और देखिए अटलांटिक ओशियन दो तरह के होते हैं, एक साउथ अटलांटिक ओशियन होता है, एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन होता है। तो आइसलैंड जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक आर्कटिक ओशियन के मध्य स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है वो है लंदन, और ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो प्रेसिडेंट का। चलिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 24वां आपके स्क्रीन पर, विच स्टेट वाज द हार्डेस्ट hit by forest fire this season, November to June, according to data collected by Modi's sensor fitted onto NASA's Aqua and Terra satellite। देखिए नासा के एक्वा और टेरा उपग्रह पर लगे मोडिस सेंसर द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार इस मौसम नवंबर से जून में जंगल की आग से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, ये आपसे क्वेश्चंस कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड रहेगा इसका सही। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 25वां और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज बिल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स द्वारा इसे बनाया गया है, ये है प्रोफाइल फोटो स्टारशिप का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने लेक्चर 2 को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिव है। थैंक यू सो मच।